बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मोहम्मद ज़ोर, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, आपको इनलैंड रेवेन्यू FPSC की जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन सिलसिले में वेलकम करता है। दोस्तों आज हम सेक्शन 12 पढ़ेंगे और सेक्शन 12 के फ़र्स्ट 4 सब सेक्शंस हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन चूँकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था तो सब सेक्शन 4 के बाद अगले सेक्शन हमने नहीं पढ़े। तो आज हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 12। सेक्शन 12 आपको पता है कि सैलरी के साथ डील कर रहा है। तो अब हम सेक्शन 5 की रीडिंग करते हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एन अमाउंट और परक्विजिट शैल बी ट्रीटेड टू एज received by an employee from any employment regardless of whether the amount or the perquisite is paid or provided। अब बात यह है कि अगर एक एम्प्लॉय को आपने कोई परक्विजिट दी है या फिर उसको कोई सैलरी या कोई अलाउंस दिया है तो कैसे पता चलेगा कि ये रिसीव हुआ है कि नहीं? क्योंकि एक टैक्स पेयर कह सकता है कि भाई मुझे तो ये परक्विजिट मैंने इसे अवेल ही नहीं किया, इससे बेनिफिट ही नहीं लिया, तो हाउ विल यू डिटरमिन? तो तरीका ये है कि भाई अगर नीचे वाली कुछ कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो परक्विजिट उसको मिली है या उसने रिसीव की है टैक्स पेयर ने। वो यही समझेगा कि टैक्स पेयर को ये प्रोवाइड हो चुकी है और हम उसकी टैक्सेबिलिटी करेंगे। ए सब सेक्शन ए क्या कह रहा है? बाय द एम्प्लॉयर an associate of the employer or by third party under an arrangement with the employer or an associate of the employer। अब होता ये है कि या तो एम्प्लॉयर ख़ुद आपको वो परक्विजिट या बेनिफिट दे देता है या उसका एसोसिएट को आप आम अल्फाज में अगर कहें तो आप उसको पार्टनर कह सकते हैं। अदरवाइज़ एसोसिएट की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है, लेकिन आप ये समझे कि उसके पार्टनर ने आपको बेनिफिट दे दिया या आपको कोई अलाउंस या कोई फैसिलिटी दे दी। और उसके बाद फिर ये है कि अगर या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐसे हो सकती है कि मिसाल के तौर पर एक हॉस्पिटल है, उसके साथ आपके एम्प्लॉयर ने एग्रीमेंट किया था कि जब भी मेरे एम्प्लॉइज़ बीमार होंगे या उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो आप ट्रीटमेंट देंगे। अब इस सूरत में आपको जो फैसिलिटी दी है एक थर्ड पार्टी ने दी है, तो यही समझा जाएगा कि आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी के साथ या आपको परक्विजिट आपको दिया है या ये अलाउंस आपको दिया है या बेनिफिट आपको दिया है। बाय द पास्ट एम्प्लॉयर और पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर, आपका जो पास्ट एम्प्लॉयर है अगर वो आपको कोई इनकम प्रोवाइड करता है या आपको कोई बेनिफिट देता है या आपको कोई परक्विजिट देता है, या पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर। अब पास्ट की इस तरह हो सकता है कि आप रिटायर हो गए या आपने वहाँ से काम छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद आपको कोई चीज़ एरियर में मिलती है तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि वो टैक्सेबल होगा और यही समझाएगा कि आपकी सैलरी में ये चार्ज होगा। और उसके अलावा पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर ऐसे हो सकता है, नॉर्मली ये होता है कि ये जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं कंपनी के या और इस तरह के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, अगर वो एक जगह काम कर रहे होते हैं तो एक और एम्प्लॉयर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप मेरे साथ काम करें तो मैं आपको ये बेनिफिट दूंगा। अभी आपने काम नहीं स्टार्ट किया तो उसने आपको एडवांस में कोई बेनिफिट दे दिया, कोई अमाउंट दे दी, तो या आपकी जो है ना कोई और चीज़ क्लियर कर दी, तो इस सूरत में ये समझाएगा कि आपको वो बेनिफिट मिल गया है। To the employee or an associate of the employee or a third party under an agreement with the employee or an associate of employee। अब होता यह है कि एम्प्लॉई को बेनिफिट जो भी चीज़ है वो एम्प्लॉई को डायरेक्ट दे दी गई या एम्प्लॉई के एक एसोसिएट को दे दी गई या एक थर्ड पार्टी को, लेकिन इसके लिए अरेंजमेंट होनी चाहिए या एग्रीमेंट होना चाहिए आपकी एम्प्लॉई के साथ। मतलब एम्प्लॉई कह दे कि बच्ची का आप इस बंदे को ये चीज़ प्रोवाइड कर दें तो बस मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉई की मर्ज़ी के बगैर नहीं। An employee who has received an amount referred to in subclause 3 of clause E of subsection 2 in a tax year may notice in writing commissioner elect for the amount to be taxed at the rate computed in accordance with the following formula। एक फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले के तहत आप उसका टैक्स रेट डिटरमिन कर सकते हैं और ये सब सेक्शन 2E। इसके लिए हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, ये हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। ये है A ओवर B, ए क्या चीज़ है ये मेरे ख्याल में बस इतना काफ़ी है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। वेयर, ये अब हम सेक्शन 7 पे पहुंच चुके हैं, सब सेक्शन 7 पे, 12 के सब सेक्शन 7 पे। यहाँ ये बात कह रहा है कि वेयर एनी अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इज़ पेड टू एन एम्प्लॉई इन एरियर्स। बात बात ये होता है कि आपके कुछ एरियर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो आपको मिलता है, तो वो डायरेक्टली उस
ईयर की इनकम नहीं होती, वो पिछले सालों की इनकम होती है, तो वो आपको मिलती है एरियर्स। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में या फिर जो है ना पहले से ही जॉब कर रहे हैं उनको एरियर का पता है, लेकिन जो लोग नए हैं तो उनके लिए एरियर ये ऐसा होता है कि आपकी कोई सैलरी या कोई अलाउंस जो कि पिछले साल से रिलेट कर रहा था आपको नहीं मिला, या पार्ट ऑफ सैलरी थी नहीं मिला, अब आपको क्या होता है कि किसी ख़ास मंथ में ये सारा का सारा इकट्ठा मिल जाता है, इसको एरियर्स कहते हैं। तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो आगे। एज अ रिज़ल्ट द एम्प्लॉय इज़ चार्जेबल एट अ हायर रेट ऑफ द टैक्स देन वुड बी एप्लीकेबल इफ़ द अमाउंट हैड बीन पेड टू द एम्प्लॉय इन द टैक्स ईयर इन विच द सर्विसेज वर रेंडर। अब देखें, फ़र्ज़ करें कि आपको पिछले 5 सालों का 5-5 हज़ार रुपये का एक अलाउंस था जो किसी वजह से नहीं मिला। अब वो सारा अलाउंस आपको इस साल में मिल गया। अब वो अगर 1 साल के देखते हैं तो 60,000 हैं, 5 साल से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 लाख रुपए बन गए हैं। अब 3 लाख आपकी जो एनुअल सैलरी में ऐड होगा तो ये ज़ाहिर है इस पर एक हैवी टैक्स लगेगा। और अगर ये आपको उन सालों में मिलता तो 5-5 हज़ार रुपये यानी 1 साल के 60,000 थे तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिल सकता। अगर इस तरह का केस है तो फिर क्या होगा, यानी कि अगर एरियर के बजाय आपको डायरेक्ट पेमेंट 1 साल में मिलती है उससे आपको ज़्यादा टैक्स लगता है, तो फिर क्या आप कर सकते हैं। द एम्प्लॉय मे बाय नोटिस इन राइटिंग टू द कमिश्नर एलेक्ट फॉर द अमाउंट टू बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ टैक्स दैट वुड हैव बीन एप्लीकेबल इन द सैलरी हैड बीन पेड if the salary had been paid to the employee in the tax year in which the services were rendered। अब ये थोड़ी सी कहानी ज़रा लंबी हो गई, लेकिन अब इसमें ये होता है कि कमिश्नर को अगर टैक्स पेयर को लॉस हो रहा है तो टैक्स पेयर ये कमिश्नर को नोटिस दे सकता है कि ये जो इनकम है चूँकि ये जो पिछले ईयर्स थे उनके साथ रिलेट कर रही है, तो मुझे आप इस तरह कर लें, इनको उन्हीं सालों में ट्रीट करें जिनमें मैंने सर्विसेज दिया। मतलब जो 2018 की जो 60,000 थे उनको 2018 में ऐड करें, जितना टैक्स बनता है वो 2018 में पे करूँगा। 2019 से जो 60,000 रिलेट करें वो 2019 के टोटल इनकम में ऐड करें। इस तरीके से जो टैक्स बनता है मैं इस तरीके से पे करूँ, बजाय कि मैं लम सम अभी टैक्स पे करूँ। और सब सेक्शन 8 क्या कह रहा है, एन election under subsection 6 or 7 shall be made by the due date for furnishing the employee's return of income or employer certificate as the case may be। अब बात यह है कि फ़र्ज़ कीजिए आपको 2021 में ये एरियर्स मिले थे 3 लाख के। अब ये आप कब तक ये नोटिस दे सकते हैं, ये नहीं है कि आप 6 महीने बाद 7 महीने बाद ये नोटिस दे दें कि भाई मेरे टैक्स इस तरह करें। इसका तरीका यह होता है कि आपका जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होती है जो नॉर्मली 30 सितंबर होती है, तो उससे पहले आपने नोटिस देना होता है ताकि इसको एडजस्ट किया जा सके, रिटर्न में आपको टैक्स ना लगे। या एम्प्लॉयर के सर्टिफिकेट इशू करने से पहले, एज द केस में बी फॉर द टैक्स ईयर इन विच द अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय सच और लेटर डेट एज द कमिश्नर में अलाउ। तो नॉर्मली तो 30 सितंबर होती है, तो कमिश्नर बाज़ औक़ात क्या कर देता है, जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है तो उसको एक्सटेंड कर सकता है। अब इसको ज़रा मैं ब्रीफ करता हूँ कि पहली बात क्या है कि अगर आपको कोई परक्विजिट वगैरह मिला है तो ये कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये कैसे डिटर्मिन किया जाएगा कि ये आपको मिला या नहीं मिला। अगर आपको वो परक्विजिट एम्प्लॉयर ख़ुद देता है या उसका कोई एसोसिएट देता है या कोई थर्ड पार्टी देती है, लेकिन इसके लिए अंडर एन अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयर ने किसी और पार्टी से बात कर ली कि ठीक है आप ये चीज़ मेरे एम्प्लॉय को दे दें, तो यही समझा जाएगा कि आपको ये रिसीव हो चुका है परक्विजिट। दूसरी बात यह है कि आपको जो पास्ट एम्प्लॉयर है या पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर है उन्होंने पे कर दिया, या एम्प्लॉय को डायरेक्ट पे किया गया, परक्विजिट प्रोवाइड किया गया, या उसके एसोसिएट को दिया गया, या फिर उसके जिस तरह के क्या होता है कि एम्प्लॉय क्या करते हैं गाड़ी दे देती है आपके बच्चों के लिए, ठीक है, या फिर क्या करती है एक थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है। इसमें एम्प्लॉई के अरेंजमेंट लाजमी हैं। और उसके बाद फिर एक और चीज़ है कि अगर आपको एरियर्स में कुछ सैलरी मिलती है या सैलरी का पार्ट मिलता है तो उससे नॉर्मली ये होता है कि उस साल आपको टैक्स का ज़्यादा रेट पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो आप ऑप्ट कर सकते हैं कि ये सैलरी जिन जिन सालों से रिलेट कर रही थी मुझे उन्हीं सालों में उसी टैक्स के हिसाब से ट्रीट किया जाए। इसके लिए आपको एक नोटिस देना पड़ता है, और ये नोटिस आप जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होती है उससे पहले देना होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह कल हम सेक्शन 13 में आएंगे और सेक्शन 13 वैल्यू ऑफ परक्विजिट डिटरमिन करने का तरीका बताएगा। अल्लाह हाफ़िज़।